वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। क्लास 8 की आपकी हिस्ट्री की बुक जिसका नाम है आवर पास्ट वन, इसके चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 4 पे हम पहुंच चुके हैं। यानी 3 लेक्चर्स ऑलरेडी हम इसके कर चुके हैं। ये हमारा चौथा लेक्चर है। 3 लेक्चर्स में हमने क्या क्या समझा, क्या क्या सीखा, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करना है, आपको ये बुक ओपन करनी है और इसके साथ एक कॉपी, एक पेन, पेंसिल अपने पास रखनी है। जहां पे भी जो भी वर्ड, जो सेंटेंस, जो पैराग्राफ आपको समझ में नहीं आता, उसको अपने शब्दों में जैसे मैं बताते जाऊं वैसे उतार लेना है, वैसे लिख लेना है, ताकि आपको रिवीजन के टाइम पे इन चीजों की कोई दिक्कत ना आए, रिवीजन आपका आसानी से हो जाए। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, अभी हम जो हमने पिछले क्लास में छोड़ा था उससे आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम बेसिकली इंपॉर्टेंस ऑफ डेट पढ़ रहे हैं कि डेट्स की क्या इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री में। हम हिस्ट्री को कई बार मान के चलते हैं कि जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये रहता है कि हम कहीं ना कहीं डेट्स को पढ़ रहे हैं, तारीखों को पढ़ रहे हैं। तो इन डेट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसमें हमने देखा कि कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जहां पर ये डेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं, जहां पर ये लिखी जाती हैं, लिखनी चाहिए। लेकिन कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जो अचानक नहीं होते, जो किसी प्रोसेस के दौरान होते हैं। जो किसी प्रोसेस से जो इवेंट्स होते हैं, किसी प्रोसेस से कोई चेंज आता है, उसमें हम डेट्स नहीं लिख सकते, उसमें हम डेट्स नहीं लिख सकते। वहां पर हमें पीरियड मेंशन करना पड़ता है, यानी वो अवधि मेंशन करनी पड़ती है कि किस पीरियड के दौरान ये चेंज आए। ठीक है, वो कुछ अवधि रहेगी 50 सालों की, 100 सालों की, जिसमें हम अंदाजा लगा सकें कि हाँ उस टाइम पे ये हुआ होगा। ये हम चेक करते हैं, ये हम इसमें देखते हैं। तो डेट्स कहां जरूरी है, कहां नहीं है, ये हमने देखा। और ये डेट्स, कौन सी डेट्स, ये भी हमने पिछले लेक्चर में देखा कि कौन सी डेट मेंशन करनी चाहिए। ये कौन सी डेट और कौन से इवेंट इंपॉर्टेंट है, ये डिपेंड करेगा उस बुक को लिखने वाले के कि वो किस हिसाब से उस बुक को लिखना चाहता है। उसी हिसाब से सिर्फ उसी इवेंट्स को वो इंपॉर्टेंट दिखाएगा। जैसे हमने एक एग्जाम्पल भी देखा कि राहुल इज ए गुड बॉय, ये हमें लिखना है। या फिर किसी लड़की का नाम ले लेते हैं, जैसे सरस्वती इज ए गुड गर्ल। ठीक है, तो क्या करना है हमें, अगर कोई लिख रहा है राहुल इज अ गुड बॉय या फिर सरस्वती इज अ गुड गर्ल, क्या क्या करेंगे उसमें, जो राइटर होगा वो राइटर क्या करेगा, राइटर सिर्फ और सिर्फ उसके उन इवेंट्स को लिखेगा जो उसके अच्छे रहेंगे, जो उसे अच्छा बताएंगे। यानी हम सिर्फ उन इवेंट्स को इंपॉर्टेंट मानेंगे, क्योंकि हमने हेडिंग क्या दी है कि गुड बॉय या फिर गुड गर्ल। तो गुड बॉय या गुड गर्ल बताने के लिए किसी को हमें उसकी लाइफ के सिर्फ वो इवेंट उठाने हैं जिससे ये पता लग सके कि वो गुड बॉय है या गुड गर्ल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम हेडिंग के ऊपर और जो राइटर लिखना चाहता है उसके हिसाब से हम बता पाते हैं कि कौन सा इवेंट इंपॉर्टेंट होगा और कौन सा नहीं होगा, वो राइटर डिसाइड करता है। ऐसे ही हिस्टोरियंस ने जो अलग अलग हिस्ट्रीज लिखी, पहले वाले जो हिस्टोरियंस होते हैं वो डेट्स पे बड़ा ध्यान देते थे कि कौन कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट है, और इसी डेट्स के ऊपर हमने बहुत सारी चर्चा की। अब हमने देखा कि दूसरा हिस्सा इसमें हमने देखा कि हम जो मेजर जो चेंज होते हैं उसको पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं। किस अवधि के दौरान ये हुआ होगा, इस अवधि के दौरान ये हुआ होगा, इस पीरियड में ये हुआ, इस पीरियड में ये, इस पीरियड में ये, ऐसे हम पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं। उसी पीरियड्स के ऊपर जैसे हमने डेट्स का पढ़ा कि कौन सी डेट हम इंपॉर्टेंट लें, ऐसे ही हम पीरियडाइज कैसे करें कि किस अवधि के हिसाब से हम हिस्ट्री को बांटें, कि किस अवधि में क्या क्या चीजें हुई। हम हिस्ट्री को हमें बांटना हो तो हम किस अवधि के कारण उसे बांटेंगे, किस पीरियड के आधार पर उसे बांटेंगे, वो चीजें हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इन 1817 में जेम्स मिल कौन थे, ये स्कॉटलैंड के एक इकोनॉमिस्ट थे। स्कॉटलैंड एक कंट्री है, उसमें इकोनॉमिस्ट यानी कि जो अर्थव्यवस्था को हम कहें कि समझते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, वो क्या थे, स्कॉटलैंड के एक इकोनॉमिस्ट थे और वहीं के वो पॉलिटिकल फिलोसोफर भी थे। तो उन्होंने क्या किया, जेम्स मिल ने 1817 में एक हम कहें कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया ये बुक लिखी, ये पब्लिश की। 1817 में जेम्स मिल ने ये क्या लिखी है, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये बुक लिखी है। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जेम्स मिल ने लिखी और बहुत बड़ी बुक थी ये। इसको 3 वॉल्यूम में लिखना पड़ा, 3 अलग अलग बुक्स में लिखा। जैसे आपकी 3 पार्ट्स हैं, छठी में आपने पार्ट 1 पढ़ा आवर पास्ट 1 का, 7th में आपने आवर पास्ट 2 पढ़ा और 3rd में आवर पास्ट 3 पढ़ा। इस बुक के आपके 3 पार्ट हो गए आवर पास्ट के। कितने हुए, 3 पार्ट हुए आवर पास्ट के। 1 6th में पढ़ा, 2 हमने 7th में पढ़ा और तीसरा हम यहां पढ़ रहे हैं 8th क्लास में।
ऐसे ही ये जो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया थी जो कि जेम्स मिल के द्वारा लिखी गई थी, ये भी 3 वॉल्यूम में लिखी गई थी, इतनी बड़ी बुक थी। तो ये यहां पर पब्लिश हुई कब? 1817 में, 1817 में। इन दिस, इस बुक में उसने क्या किया, जेम्स मिल ने क्या किया, ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स। उसने पूरी इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया। पूरी इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया। जैसे अभी हमने अलग अलग बुक पढ़ी, एक एंशियंट, एक मेडिवल और उसके बाद हम ये मॉडर्न पढ़ रहे हैं। ऐसे ही जेम्स मिल ने भी जब अपनी बुक लिखी तो 3 वॉल्यूम में लिखी और 3 वॉल्यूम में 3 अलग अलग पीरियड्स में हमारी पूरी हिस्ट्री को डिवाइड किया। किस हिसाब से डिवाइड किया? एक हिंदू, एक मुस्लिम एंड एक ब्रिटिश। यानी जो पहले जो हिस्ट्री थी वो हिंदू के हिसाब से लिखी। दूसरे वाली हिस्ट्री का जो वॉल्यूम था वो मुस्लिम्स के हिसाब से, कि यहाँ पे ज्यादातर मुस्लिम शासक रहे तो इसने मुस्लिम के हिसाब से उस पीरियड को डिफाइन कर दिया। और तीसरा, अब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आ गए थे तो यहाँ पे उस हिसाब से इसने पूरी हिस्ट्री लिखी कि ब्रिटिशर्स के हिसाब से यहाँ पे इंडिया में क्या क्या काम हुए। तो कहीं ना कहीं उसने किस हिसाब से डिवाइड किया? अपना एक नोशन लेके चला, अपना एक इच्छा लेके चली। मैंने पहले ही बताया कि अगर किसी को किसी के बारे में लिखना हो तो हेडिंग में उसी से रिलेटेड चीज लिखेगा और उसी से रिलेटेड सारी स्टोरी बनाता चला जाएगा। अब जैसे इसने 3 हिस्सों में हमारी हिस्ट्री को डिवाइड किया कि एक हिंदू, एक मुस्लिम और एक ब्रिटिश, तो एक टाइम पे इसने बोला कि वहां पे सारे हिंदू थे। दूसरे टाइम पे जो बुक है, यानी कि जो बीच का पीरियड है, उसमें ये बताना चाह रहा है कि ज्यादातर यहाँ पे मुस्लिम ही मुस्लिम थे, हिंदू थे ही नहीं। और तीसरे में यहाँ बोल रहा है कि ब्रिटिशर्स थे। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को इग्नोर किया जा रहा है। तो उसने, ये उसका अपना तरीका है कैसे पीरियडाइज कर रहा है। मैंने ऑलरेडी बताया कि सबके लिखने के अपने अपने तरीके हो सकते हैं, ये उनका अपना तरीका था। ठीक है, तो जेम्स मिल ने अपने तरीके से इस हिसाब से हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखी। दिस पीरियडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड, और इस पीरियडाइजेशन को, इस तरीके से जो इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया गया, और इसको बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट भी किया, कि मान भी लिया कि हाँ हमारी हिस्ट्री कुछ इसी तरीके से डिवाइडेड है। कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री? क्या आप कोई प्रॉब्लम, इस तरह की मुश्किल आप सोच सकते हैं कि जब इस तरीके से अगर हम हिस्ट्री को डिवाइड करें तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है? आप सोच सकते हैं कि मैंने हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया, इंडियन हिस्ट्री को, कि पहले की जो हिस्ट्री थी वहां पे उसको मैंने टाइटल दिया हिंदू, दूसरी जो हिस्ट्री है मेरी बीच वाले पीरियड की जो हिस्ट्री है उसको मैंने टाइटल दिया मुस्लिम, और जो उसके बाद की हिस्ट्री उसको मैंने टाइटल दिया ब्रिटिश। क्या ये कहना सही होगा? हमारी हिस्ट्री को इस तरीके से डिवाइड करना सही होगा जैसा उन्होंने किया? आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं? अगर इस तरीके से डिवाइड करना था तो अब हम एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न क्यों पढ़ते हैं? हम हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश क्यों नहीं पढ़ते? तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है वो भी हम देखते हैं। चलो आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड? सबसे पहला क्वेश्चन कि हम हिस्ट्री को अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड क्यों करते हैं? जिस तरीके से ये किया, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश में डिवाइड किया, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आना चाहिए कि हिस्ट्री को डिवाइड ही क्यों करना है 3 अलग अलग पीरियड में या अलग अलग ज्यादा पीरियड्स में? क्यों डिवाइड करते हैं? वी डू सो इन एन अटेम्प्ट टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए टाइम। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि उस टाइम की जो विशेषताएं थी वो हम बता सकें उसकी हेडिंग में। उस टाइम की विशेषताओं को बताने के लिए हमने उस पीरियड को एक अलग कैटेगरी में रख दिया। जैसे हमने पढ़ा कल की क्लास में, हम कोई भी बुक पढ़ रहे हैं उसमें चैप्टर्स डिवाइड करते हैं। क्यों? कि एक चैप्टर में हम किसी एक चीज से रिलेटेड बात करते हैं। तो ऐसे ही जब हमने हिस्ट्री को पीरियडाइज किया, हिस्ट्री को अलग अलग अवधि में बांटा, तो इसका क्या मतलब निकलता है? इसका ये मतलब निकलता है सीधा सीधा कि उस पर्टिकुलर पीरियड में जिसमें हमने हिस्ट्री को बांटा, तो उस पूरे पीरियड में हिस्ट्री कुछ एक जैसी रही होगी। वहां पर हिस्ट्री की जो कैरेक्टरिस्टिक है उस टाइम पे एक जैसी रही होगी, और जब उन कैरेक्टरिस्टिक में बदलाव आया तो हमने हिस्ट्री के पीरियड को बदल दिया, उसका नाम बदल दिया। तो कहीं ना कहीं हमें एक जैसा वो दिखाने के लिए, कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिखाने के लिए कि उस वक्त क्या कैरेक्टरिस्टिक, उस वक्त की क्या क्या खूबियां थी, या उस वक्त की क्या क्या बातें थी जो उस पूरे टाइम में एक जैसी थी, उसको दिखाने के लिए हमने एक हिस्से में हिस्ट्री को बांट दिया। और उसके कुछ सेंट्रल फीचर्स एज दे अपीयर्स टू अस, कि उस टाइम पे जो हिस्ट्री होती थी उसके कुछ सेंट्रल फीचर्स क्या थे, क्या उसके मेन फीचर्स थे, क्या विशेषताएं थी उसकी। जैसे हम आजकल बांट देते हैं, एक हमारी एंशियंट है, एक मिडिवल है, एक मॉडर्न है।
ये 3 हिस्सों में हमने हिस्ट्री को बांटा। इसको हम एंशिएंट क्यों कहते हैं, इसको मेडिवल क्यों कहते हैं, इसको मॉडर्न क्यों कहते हैं? इन 3 हिस्सों में हमने हिस्ट्री को क्यों बांटा? हम क्यों कहते हैं जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आ गए थे उसके बाद की कहानी हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में आती है, उससे पहले की कहानी मेडिवल में क्यों आती है? हमने इसको मॉडर्न क्यों नहीं बोला, इसको मेडिवल क्यों नहीं बोला? हमने इसको क्यों बोला प्राचीन भारत, एंशिएंट भारत? क्योंकि इस टाइम पे जो कैरेक्टरिस्टिक थी, इस टाइम की जो खूबियां थी वो अलग थी, इस टाइम की विशेषताएं अलग थी, इस टाइम पे अलग तरह की चीजें होने लगी, सोसाइटी में चेंज आने लगे, तो हमने इसको अलग पीरियड में रखा। और यहां पर और ज्यादा चेंज आने लगे और अलग तरीके से सोसाइटी दिखने लगी, तो हमने इसको अलग पीरियड में रखा। तो हर एक पीरियड की विशेषता दिखाने के लिए हम उस पीरियड को अलग डिवाइड कर देते हैं, उस पीरियड को अलग डिवाइड कर देते हैं। सो द टर्म्स थ्रू विच वी पीरियडाइज, जिस टर्म से, जिस शब्द से हम उस अवधि को बताते हैं, उस अवधि को लिखते हैं, दैट इज डिमार्केट द डिफरेंस बिटवीन पीरियड्स, यानी कि पीरियड्स में डिफरेंस बताने के लिए जिस टर्म का यूज करते हैं। जैसे जेम्स मिल ने क्या यूज किया, जेम्स मिल ने बोला कि इंडियन हिस्ट्री के 3 पीरियड हैं, पहला पीरियड है हिंदू, उसके बाद पीरियड है मुस्लिम और उसके बाद पीरियड है ब्रिटिश। तो उसने इंडियन हिस्ट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो ये टर्म क्या होते हैं, ये कहीं ना कहीं उसकी विशेषता बता रहे हैं वैसी, कि उस टाइम पे कहीं ना कहीं हिंदू से रिलेटेड कुछ चीजें होती होंगी। तो ये क्या है, ये डिफरेंस बताते हैं इन पीरियड्स का, और उसी डिफरेंस के कारण, उन्हीं विशेषताओं के कारण वो शब्द जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे हम उस अवधि को बताते हैं कि कुछ विशेषताएं उस शब्द से रिलेटेड उस पीरियड में रही होंगी, जो पूरे पीरियड में कॉमन होंगी, जिससे हमने उस पीरियड का नाम रख दिया। इसीलिए वो पीरियड का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जैसे हमने हमारी जो कहानी लेके चल रही थी, चलो उसी को लेके चलते हैं हम अपनी कहानी को ही, कि यहां पर ये गुड बॉय की कहानी है, ये बैड बॉय की कहानी है। ठीक है, यहां पे मैंने इसको गुड बॉय क्यों बोला, क्योंकि यहां पे मैं जितनी भी चीजें पढ़ रहा हूं वो सारे एक अच्छे लड़के की कहानी है, अच्छे लड़के की विशेषताएं हैं। तो अच्छे लड़के की विशेषताएं, तो मैंने इसके हेडिंग रख दी गुड बॉय। अब इस पीरियड में मुझे सब बुरे लड़कों की विशेषताएं दिखाई दे रही हैं, तो यहां पे मैंने इसको बोल दिया बैड बॉय या बैड गर्ल, गुड बॉय या गुड गर्ल। क्योंकि यहां पे मैंने विशेषताएं सारी अच्छी लिखी, यहां पे मैंने विशेषताएं सारी बुरी लिखी, तो इसका नाम हो गया बैड। ठीक है, ऐसे ही हिस्ट्री में जब मैं किसी को पीरियड को डिवाइड कर रहा हूं, तो उस पीरियड में, जैसे अभी मैंने बोला कि जेम्स मिल ने 3 हिस्सों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। तो यहां पे जो विशेषताएं लिखी हैं वो कहीं ना कहीं ये दिखाती हैं कि हिंदू का बोलबाला ज्यादा था। यहां पे जो विशेषताएं लिखी होंगी तो वो कहीं ना कहीं ये दिखाती होंगी यहां पर मुस्लिम से ही रिलेटेड सारी चीजें होती थी, मुस्लिम्स का बोलबाला ज्यादा था। देन उसके बाद यहां पे अगर कहीं कुछ लिखा तो इससे कहीं ना कहीं ये पता लगता होगा कि यहां पर ब्रिटिशर्स का ज्यादा बोलबाला था, इसलिए इस पीरियड को इसने ब्रिटिश बोला। तो 3 हिस्सों में उसने डिवाइड किया। तो यहां हम इन तीनों में डिवाइड करने के लिए, इन तीनों में डिफरेंस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कुछ टर्म्स का यूज कर रहे हैं, और ये टर्म अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि इस टर्म से हमें इस पीरियड के बारे में पता लगता है कि इस पीरियड में क्या रहा होगा, क्या हुआ होगा। आई चीजें समझ में? ठीक, आगे चलते हैं। दे रिफ्लेक्ट आवर आइडियाज अबाउट द पास्ट। वो जो टर्म है, वो जो शब्द हैं जिससे हमने उसको डिवाइड किया, वो हमारे पास्ट के बारे में क्या कर रहे हैं, हमारे आइडियाज बता रहे हैं कि हम पास्ट के बारे में क्या सोचते हैं। तो जेम्स मिल ने पास्ट के बारे में क्या सोचा, इंडिया के पास्ट के बारे में, वो उसने 3 वॉल्यूम में लिखा। तो उसके वो अपने आइडियाज थे। दे शो हाउ वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ द चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट। और वो क्या करते हैं, दे शो हाउ वी सी सिग्निफिकेंस ऑफ द चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू नेक्स्ट, कि एक अवधि से दूसरी अवधि में क्या बदलाव आए, जिसकी वजह से हमने उसका नाम चेंज करके अलग कर दिया। इससे हमें उस बदलाव की भी इंपॉर्टेंस, उस बदलाव का भी हम कहेंगे कि जब चेंज होता है एक पीरियड दूसरे में, तो उसमें क्या सिग्निफिकेंस है, उसकी क्या महत्वता है, तो वो भी हमें पता लगती है। क्योंकि जैसे ही नाम चेंज हो रहा है तो हमें पता लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा बदलाव हुआ। क्या बदलाव हुआ हम नाम से समझ सकते हैं, है ना। तो ये चीजें भी हमें समझ में आने लगेंगी। अब इसी के ऊपर एक एक्टिविटी आपको दी है, ये बुक हमसे काम बहुत करवाती है एनसीईआरटी, है ना कहीं बीच बीच में एक्टिविटीज देती रहती है। तो क्या एक्टिविटी है,
इंटरव्यू योर मदर और अनदर मेंबर ऑफ योर फैमिली, अपनी मदर यानी माता या फिर और कोई भी मेंबर जो आपकी फैमिली का हो, उसको इंटरव्यू करना है, उनका इंटरव्यू लेना है, टू फाइंड आउट अबाउट देयर लाइफ, ताकि आप उनकी लाइफ के बारे में जान सको। नाउ डिवाइड देयर लाइफ इनटू डिफरेंट पीरियड्स, अब उनकी लाइफ को अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड करना है। एंड लिस्ट आउट द सिग्निफिकेंट इवेंट्स इन ईच पीरियड, और हर पीरियड के सिग्निफिकेंट इवेंट आपको बताने हैं। एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ योर पीरियडाइजेशन, और आपको अपने पीरियडाइजेशन के, आपने उस पीरियड को क्यों डिवाइड किया वो बताना है। जैसे रीजन देखें, किसी की भी लाइफ का एक होता है बचपन की लाइफ, ठीक है, जब हम बहुत छोटे होते हैं, जब हमने स्कूल जाना नहीं शुरू किया है, एक तो वो लाइफ हो गई। दूसरी लाइफ हो गई जिसको हम बोलेंगे स्कूल लाइफ, कि यहां पे हम स्कूल में पहुंच गए। तीसरी लाइफ को अगर मैं डिवाइड करूं, तीसरी हो गई कॉलेज की लाइफ। चौथी उसके बाद आ जाएगी मैरिज की लाइफ, फिर उसके बाद बुढ़ापे की लाइफ। मैंने डिवाइड कर दिया लाइफ को अलग अलग पीरियड में। क्यों? क्योंकि यहां पे जो फीचर्स हैं वो कहीं ना कहीं बचपन के फीचर्स दिखाई देते हैं। यहां पे कुछ एक तरह के फीचर्स हमें दिखाई देंगे, यहां मुझे स्कूल वाले फीचर्स दिखाई देंगे, यहां पे कॉलेज के फीचर्स दिखाई देंगे, इसलिए मैंने बोला कॉलेज लाइफ। तो मैंने एक लाइफ को अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड किया। क्यों किया? किसी रीजन से किया। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, ये मेरा तरीका था। आप किसी और तरीके से भी कर सकते हो। आप कैसे कर सकते हो? आप इसको दो या तीन हिस्सों में कर सकते हो। जैसे हमने पुराने टाइम पे आश्रम में अपनी लाइफ को डिवाइड किया हुआ था कि पहले का आश्रम अलग है, दूसरा आश्रम अलग है, तीसरा आश्रम अलग है, चौथा आश्रम अलग है ना? तो उस हिसाब से हम भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। हम दूसरा तरीका लेते हैं। पहला लेते हैं हम बिफोर मैरिज, दूसरा ले लेते हैं आफ्टर मैरिज, और तीसरा भी ले लेते हैं आफ्टर रिटायरमेंट। एक ये तरीका हो सकता है, और कोई भी तरीके हो सकते हैं। जितने दिमाग हैं उतने ही तरीके हो सकते हैं। मैं और किसी भी तरीके से पीरियडाइज कर सकता हूं किसी लाइफ को। कैसे? पहला तरीका बिफोर जॉब, नौकरी से पहले। दूसरा आफ्टर जॉब, नौकरी के बाद की लाइफ कैसी है। नौकरी से पहले, नौकरी के दौरान, जॉब के दौरान, और आप उसके बाद आफ्टर जॉब यानी जॉब के बाद। तो फिर से मैंने अलग से तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो मैंने बोला ये अपने अपने तरीके होते हैं, आप अपने हिसाब से इस हिस्ट्री को अलग अलग तरीकों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे जेम्स मिल ने, उसको जैसा समझ में आया, उसने इंडियन हिस्ट्री को उस हिसाब से डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में। ठीक है, अब समझ में आया कि हम अलग अलग तरीके से, जिस हिसाब से जिस चीज को इंपॉर्टेंस देंगे। मैंने जॉब को इंपॉर्टेंस दी तो मैंने जॉब के हिसाब से डिवाइड कर दिया कि जॉब से पहले कैसी लाइफ, जॉब के दौरान कैसी लाइफ, जॉब के बाद कैसी लाइफ। मैरिज को इंपॉर्टेंस दी तो मैरिज के हिसाब से कर दिया, मैरिज से पहले की लाइफ, मैरिज से बाद की लाइफ। पढ़ाई को इंपॉर्टेंस दी तो मैंने स्कूल से पहले की लाइफ, स्कूल की लाइफ, कॉलेज की लाइफ और कॉलेज के बाद की लाइफ में डिवाइड कर दिया। तो जिस चीज को इंपॉर्टेंस दो उस हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हो किसी भी चीज को, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे लाइफ हो, चाहे कुछ भी हो। बात आती है आप किस चीज के ऊपर फोकस करके आप उसको पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। ये आपका एक फिगर दिया हुआ है, फिगर 3, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स का है ये फोटो। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स कौन थे? ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1773। मुझे इस चीज में थोड़ा सा डाउट है, जब हम इसको ऑफ इंडिया बोलते हैं ना, थोड़ा सा डाउट होता है, और यहीं से कहीं ना कहीं हमारा एक बेस बनना शुरू होता है। क्योंकि जब हम इस चैप्टर को करेंगे तब भी मैं आपको दोबारा से इस चीज के ऊपर टोकूंगा, ये कहीं ना कहीं मुझे गलत दिखाई देता है। इसको अगर मैं कहूं फर्स्ट गवर्नर जनरल इन इंडिया तो ये ज्यादा सही होगा। 1773 में पहली बार गवर्नर जनरल बनाया गया था इंडिया में, लेकिन ये गवर्नर जनरल इंडिया का नहीं था, ये गवर्नर जनरल था बंगाल का। इसको मैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहूं तो ज्यादा बेटर है। ये जो गवर्नर जनरल 1773 में बनाए गए थे वो बंगाल के बनाए गए थे, इंडिया के नहीं। ठीक है, तो यहां पे गवर्नर जनरल पहला बनाया गया इंडिया में, तो मैं गवर्नर जनरल इन इंडिया बोलूं तो ज्यादा सही है, या फिर इसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोलूं तो ज्यादा सही है। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल इन इंडिया कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स।
लेकिन अगर मैं कहूं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो ये गलत हो जाता है, कहीं ना कहीं ये गलत है। ठीक है, तो ये हमारे देखने का नजरिया है और इसी हिसाब से आगे कई जगह पे आप इस चीज को पढ़ोगे भी। ठीक है, हालांकि इस बुक में इस हिसाब से दिया है, लेकिन इसको थोड़ा सा अभी से सही करके पढ़ लो, आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। अभी से इसको सही तरीके से पढ़ते हैं हम, ताकि आगे हमें इन चीजों में दिक्कत ना आए। तो ये क्या थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल, इस ऑफ को काट के कहीं ना कहीं इन लिख लेना कि पहले गवर्नर जनरल थे इंडिया में, इंडिया के नहीं। इंडिया के गवर्नर जनरल जो पहले थे वो थे विलियम बेंटिंक, जो बेसिकली 1833 में आए थे। 1833 में आए थे ये, 1773 में आए, गवर्नर जनरल इन इंडिया थे, भारत के नहीं थे, भारत में पहले गवर्नर जनरल थे। और कहां के थे, बंगाल के गवर्नर जनरल। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना, ऑफ को काट के अपनी बुक में इन कर लेना, ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इनका फोटो है वारन हेस्टिंग्स का, 1773 में गवर्नर जनरल जो बने थे। While history books narrates the deeds of governor generals, biographies glorified them as persons, paintings projected them as powerful figures। जो हिस्ट्री बुक्स हैं, किन्होंने लिखी, ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने जो बुक लिखी, तो उनकी बुक्स में जितने भी गवर्नर जनरल्स हैं, जितने भी गवर्नर जनरल हैं, उनके बारे में बायोग्राफी जब लिखी, उनके बारे में जब भी बायोग्राफी लिखी, उनके बारे में जब लिखने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं इनको बहुत बड़ा चढ़ा के बताया गया, ग्लोरीफाई किया गया। कहीं ना कहीं इनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने लिखी, और इनके बारे में मतलब ग्लोरीफाइड एज पर्सन, पेंटिंग प्रोजेक्टेड देम एज पावरफुल फिगर्स, कि उन्हें एक पावरफुल फिगर के रूप में दिखाया गया कि बहुत ही शक्तिशाली आदमी थे। इस हिसाब से उन्हें पोर्ट्रे किया जाता था। इनके अगर आप देखो तो फोटोज भी आपको अलग तरह की दिखाई देंगी, ये दिखाई देगा मतलब कोई डर नहीं है इन्हें, इस टाइप से, मतलब फोटोज में भी एक अलग ही वो दिखाई देता था, बहुत ही पावरफुल फिगर इन्हें दिखाया जाता था। क्यों, ब्रिटिश हिस्टोरियंस लिख रहे थे, ब्रिटिशर्स अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल दिखाते थे, ग्लोरीफाई करते थे अपने गवर्नर जनरल्स को। ठीक है, ये इनकी फिगर से हमने देखा, ये हमने एक नजरिया देखा कि किस तरीके से अगर किसी को कुछ दिखाना हो तो कैसे उसको बदलाव कर सकता है। मैंने आपको उसके अलग अलग तरीके भी बता दिए कि एक ही लाइफ को पीरियडाइज करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ऐसे हिस्ट्री को पीरियडाइज करने के कितने लाखों तरीके होंगे आप सोच सकते हो। उनमें से एक तरीका जेम्स मिल ने अपनाया, जिसने उसको डिवाइड किया हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश में। ठीक है, अब उसी के आगे पढ़े, मिल थॉट दैट द एशियन सोसाइटीज वर एट लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप। मिल ने क्या सोचा, मिल के क्या विचार थे, मिल के विचार थे कि ऑल एशियन सोसाइटीज, जितनी भी एशिया की सोसाइटीज हैं, जितनी भी एशिया में समाज हैं, पूरे एशिया के अंतर्गत, वर एट लोअर लेवल, वो नीचे के लेवल पे थे, ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता के, किससे, यूरोप से। इसका मतलब है, इस सेंटेंस का मतलब है कि मिल के ये विचार थे, मिल ने ये सोचा था, मिल के विचार क्या थे कि जितनी भी एशिया की सभ्यता है वो कहीं ना कहीं यूरोप से पीछे चल रही है, यूरोप से लोअर लेवल पे है। यहां की सभ्यता, एशिया की सभ्यता को उसने क्या बताया कि कहीं ना कहीं एशिया की जो सभ्यता है वो लोअर लेवल पे है, किससे, यूरोप से, यानी यूरोप की सभ्यता सबसे ऊपर। जेम्स मिल के विचार थे कि यूरोप की सभ्यता बहुत आगे है और एशिया वाले पीछे रह गए। ये जेम्स मिल के विचार थे, जिसने बुक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया उसने बुक लिखी थी, जिसमें उसके ये विचार थे कि जो यूरोप की जो सभ्यता है वो एशिया की समाज की जो सभ्यता है उससे कहीं आगे, उससे बहुत ज्यादा आगे। तो कहीं ना कहीं एशियाई सभ्यता को, एशियन सोसाइटीज को नीचा दिखाने की कोशिश की गई, ये उसके विचार थे। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, जैसा कि उसने हिस्ट्री में बताया, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, इंडिया में ब्रिटिशर्स के आने से पहले हिंदू एंड मुस्लिम डेस्पॉट्स रूल्ड द कंट्री। हिंदू और मुस्लिम के जो तानाशाह होते थे वो इस कंट्री में शासन करते थे। क्या बताया इसने अपनी हिस्ट्री में, जहां पे उसने हिस्ट्री को कैसे डिवाइड किया कि हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, ऐसे उसने हिस्ट्री को डिवाइड किया। तो इसने बताया कि ब्रिटिशर्स के इंडिया में आने से पहले यहां पर
हिंदू और मुस्लिम डेस्पॉट्स, हिंदू और मुस्लिम तानाशाह राजा जो होते थे वो इस कंट्री के ऊपर राज करते थे। और यहां पर जब हिंदू और मुस्लिम राजा राज करते थे तो यहां क्या होता था, यहां पे रिलीजियस इंटॉलरेंस थी, रिलीजियस इंटॉलरेंस, कि कोई भी टॉलरेट नहीं कर पाता था रिलीजियस उसमें, यानी दोनों एक दूसरे को देख के खुश नहीं थे। हिंदू और मुस्लिमों में कहीं ना कहीं लड़ाई होती रहती थी। ये उसने बताने की कोशिश की। जब ब्रिटिशर्स यहां पर आए तो उस टाइम पे रिलीजियस इंटॉलरेंस थी, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को देख के खुश नहीं थे। ये जेम्स मिल ने बताया अपनी बुक में। कास्ट एब्यूज, कास्ट सिस्टम था यहां पे बहुत तगड़े तरीके से, कास्ट को माना जाता, जातिवाद बहुत फैला हुआ था। एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस, अंधविश्वास बहुत फैला हुआ था, अंधविश्वास यहां पे बहुत ज्यादा था। ये सारे फीचर्स, रिलीजियस इंटॉलरेंस यानी कि दोनों में एक दूसरे के प्रति नफरत, किसमें, हिंदू और मुस्लिम में। देन कास्ट एब्यूज, सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस, ये सारी प्रैक्टिसेस अगर हम देखें, ये डोमिनेटेड सोशल लाइफ, यानी कि यहां के समाज में, यहां के सामाजिक जीवन में इन चीजों का ज्यादा महत्व था। इन चीजों का बहुत ज्यादा दबाव था। किनका, एक तो इंटॉलरेंस का, यानी कहीं ना कहीं नफरत थी लोगों में आपस में एक दूसरे के प्रति, कहीं ना कहीं जातिवाद बहुत ज्यादा फैला हुआ था, और कहीं ना कहीं अंधविश्वास बहुत ज्यादा था। तो ये एक दूसरे के प्रति नफरत, जातिवाद, अंधविश्वास, इन चीजों ने कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी के ऊपर कहीं ना कहीं दबदबा बना के रखा हुआ था। यानी कि ये चीजें बहुत ज्यादा तरीके से फैली हुई थी हमारे समाज में। ये जेम्स मिल ने बताया। ब्रिटिश रूल, मिल फेल्ट, मिल को क्या समझ में आया, मिल ने क्या फील किया, उसने फील किया कि जो ब्रिटिश रूल है कुड सिविलाइज इंडिया। ब्रिटिश रूल क्या कर सकता है, ब्रिटिश रूल इंडिया को सभ्य बना सकता है। सबसे पहले तो उसने बताया कि जितनी भी एशिया की सोसाइटीज हैं वो क्या हैं, यूरोप से सभ्यता के मामले में बहुत पीछे हैं। फिर उसने बताया कि जो भारतीय समाज है उसमें किस किस तरह की बुराइयां हैं। उसने बताया कि भारत में जो हिस्ट्री है वो यहाँ पे या तो हिंदू और मुसलमान तानाशाह यहाँ पे राज करते आए हैं शुरू से, और उसके कारण यहाँ पर इतनी सारी बुराइयां हैं। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम के प्रति, एक दूसरे के प्रति नफरत है। टॉलरेंस को बेसिकली आपने सुना भी होगा, इसका हिंदी वर्ड अभी पीछे बहुत न्यूज में चल रहा था, असहिष्णुता जिसे हम कहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति नफरत है हिंदू मुस्लिम में। अंधविश्वास बहुत ज्यादा फैला हुआ है, जातिवाद बहुत ज्यादा फैला हुआ है। इंडिया की सोसाइटी को कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश की उसने कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तब इंडिया की सोसाइटी ऐसी थी, इतनी ज्यादा बुराइयां इंडिया की सोसाइटीज में थी। और उसको फील हुआ कि जो ब्रिटिशर्स आएंगे तो ब्रिटिश जब राज करेंगे, ब्रिटिश रूल क्या करेगा, भारत की सोसाइटी को सिविलाइज करने की कोशिश करेगा, सभ्य बनाने की कोशिश करेगा। यानी कि भारतीय रूल, ब्रिटिश रूल से ही, ब्रिटिशर्स के द्वारा ही भारतीय समाज को सभ्य बनाया जा सकता है। तो उसने कहीं ना कहीं ये जताने की कोशिश की कि आराम से हमें अपना राजा मान लो ताकि हम तुम्हें सभ्य बना दें। कहीं ना कहीं उसने अपने आप को, ब्रिटिशर्स को ऊपर रखने की कोशिश की और इंडियंस को नीचे रखने की कोशिश की। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। टू डू दिस, और ऐसा करने के लिए, यानी कि सभ्य बनाने के लिए, ब्रिटिश रूल को, इंडिया को सभ्य बनाने के लिए क्या है, ये करने के लिए इट वॉज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स। ये जरूरी हो गया था कि यूरोपियन मैनर्स को, यूरोपियन जो मैनर्स थे उनको यहां पे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाए, यूरोपीय सभ्यता को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाए, वहां के आर्ट्स को, वहां की कला को, वहां के इंस्टीट्यूशंस को यानी संस्थानों को, और वहां के कानूनों को यानी लॉज को इंडिया में इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा अगर इंडिया को सभ्य बनाना है। तो जेम्स मिल के क्या विचार थे, शुरू से एक बार फिर से देखें कि जेम्स मिल ने बोला कि जो एशिया की जितनी भी सोसाइटीज हैं वो सभ्यता के मामले में यूरोप से कहीं पीछे हैं। यहां पर क्या है, इंडिया की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो हिंदू और मुस्लिम तानाशाह यहां पे रहे हैं, जिसके कारण यहां पे बहुत सारी बुराइयां आ गई हैं। जहां पर हमने रिलीजियस इंटॉलरेंस देखा, कास्ट एब्यूज देखा, कास्ट एब्यू के बाद अगर हम देखें तो हमने क्या देखा, यहां पे हमने सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस देखने की कोशिश की। और इन बुराइयों को दूर करने के लिए, यानी भारतीय समाज को सभ्य बनाने के लिए क्या चाहिए,
भारतीय समाज को सभ्य बनाने के लिए जेम्स मिल ने बोला कि ब्रिटिश रूल बहुत जरूरी है, ब्रिटिश रूल ही भारतीय को सभ्य बना सकता है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? भारतीय समाज को सभ्य बनाने के लिए हमें यूरोपियन सभ्यता को यहां पे इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, यूरोपियन सभ्यता को भारतीय समाज में लाना पड़ेगा, वहां की आर्ट को यहां पे लाना पड़ेगा, वहां के इंस्टीट्यूशंस को यहां लाना पड़ेगा, वहां के कानूनों को भी इंडिया में लागू करना पड़ेगा। In fact suggested that the British should conquer all the territories in India। तो मिल ने क्या सजेस्ट किया? मिल ने यह सजेस्ट किया कि जो ब्रिटिशर्स हैं उसको पूरे भारत की टेरिटरी पे, पूरे भारत की जमीन पे जीत हासिल कर लेनी चाहिए, यानी पूरी टेरिटरी पे राज करना चाहिए। मिल ने क्या सजेस्ट किया कि ब्रिटिशर्स को कहीं ना कहीं इस भारत को सभ्य बनाने के लिए और ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस करने के लिए भारत को इंडिया की जितनी टेरिटरी है, इंडिया का जितना भूभाग है, वहां पर राज करना पड़ेगा, उन सारी चीजों को जीतना पड़ेगा टू एंश्योर द एनलाइटनमेंट एंड हैप्पीनेस ऑफ इंडियन पीपल। किस चीज के लिए? ताकि यहां के लोगों में भी जागरूकता आ सके, एनलाइटनमेंट आ सके, यानी ज्ञान प्राप्ति हो सके उनको, और यहां के लोगों में खुशी आ सके। सोच रहे हो किस हिसाब से बता रहे हैं? इस चीज को आप समझने की कोशिश करो। ये तो मैंने जो इन्होंने लिखा वो आपको बताया, ठीक है? क्योंकि ऐसा इसने क्यों बोला? क्योंकि इसे लगता था कि फॉर इंडिया वाज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प। इसे लगता था कि इंडिया जो है अपने आप प्रगति नहीं कर सकती, इंडिया में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो प्रोग्रेस कर पाए, प्रगति कर पाए विदाउट ब्रिटिश हेल्प, ब्रिटिशर्स की हेल्प के बिना वो प्रगति कर पाए। इतनी अगर हम कहें तो इंडिया में कैपेबिलिटी नहीं है, ये उसका मानना था। अब इसके पीछे की बात समझते हैं थोड़ा सा कि उसने ऐसी बातें क्यों कही, कि कहीं ना कहीं वो क्या बताना चाह रहा है इस बुक के जरिए, कि इस बुक को पढ़ें और लोगों को यह लगे कि ब्रिटिशर्स किस लिए आ रहे हैं? तुम्हारे फायदे के लिए आ रहे हैं, तुम्हारे नुकसान के लिए नहीं आ रहे, इंडिया को सभ्य बनाने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सोच वो थोपना जाता था सब पे कि जो ब्रिटिशर्स आ रहे हैं वो इंडिया को सभ्य बनाने आ रहे हैं, तो इसीलिए उनको एक्सेप्ट कर लो, इसीलिए उनको एक्सेप्ट कर लो, आसानी से उन्हें एक्सेप्ट कर लो, आसानी से उन्हें अपने राजा मान लो या रानी मान लो। ये सोच थोपना चाहता था ताकि यहां के लोग आसानी से बिना लड़े इनके अंडर आ जाएं। समझ में आया? क्यों? ये दिखा के कि तुम तभी सही हो सकते हो, तभी खुश रह सकते हो, तभी तुम जागरूक हो सकते हो, तभी तुम्हें ज्ञान मिल सकता है जब तुम ब्रिटिशर्स की हेल्प लो। यानी कि जब हम, ये मिल बोलता है, जेम्स मिल बोलता है कि जब ब्रिटिशर्स आपको सभ्य बनाना चाहेंगे तभी आप सभ्य हो सकते हो, नहीं तो अपने आप तो नहीं हुआ जाएगा तुमसे। तो कहीं ना कहीं ये सोच लोगों के दिमाग में घुसाने की कोशिश की कि ब्रिटिशर्स तो हमारी हेल्प के लिए आ रहे हैं, हमें सभ्य बनाने आ रहे हैं, हमें ज्ञान देने के लिए आ रहे हैं, हमें जागरूक करने के लिए आ रहे हैं, ताकि लोग इजीली उन्हें एक्सेप्ट कर सके। ठीक है? तो इसीलिए मैंने बोला जो हिस्टोरियंस होते हैं वो अपने तरीके से हिस्ट्री को लिखते हैं। तो यहां जेम्स मिल ने जो अपनी बुक लिखी वो अपने तरीके से लिखी, ये बताने के लिए कि ब्रिटिशर्स श्रेष्ठ हैं और जो इंडियंस हैं या फिर एशियाई समाज है वो सभ्यता के मामले में बहुत पीछे हैं। अगर उन्हें सभ्य बनना है तो ब्रिटिशर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, यानी ब्रिटिशर्स को अपना शासक मानना पड़ेगा कि ब्रिटिशर्स आओ हम पे राज करो और हमें सभ्य बनाओ, ऐसा मानना पड़ेगा। ऐसा इसमें है इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री। और हिस्ट्री के इस आइडिया में जो हमने देखा, ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। ये जो प्रारूप अगर हम कहें, ये जो पिक्चर जेम्स मिल ने बनाई, कौन सी पिक्चर? ये जो हमारे सामने इस तरह का विचार लाके खड़े कर दिए कि तुम्हारे बिना हमारा कुछ नहीं होगा। जेम्स मिल ने क्या बोला कि हमारे बिना तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इंडियंस को बोल रहे हैं कि हमारे बिना, ब्रिटिशर्स के बिना इंडिया का कुछ नहीं हो सकता। ये जो पिक्चर हमारे सामने क्रिएट की, ये जो विचार हमारे दिमाग में डाले, इस विचार से, हिस्ट्री के इस विचार से ब्रिटिश रूल को क्या दिखाया गया है? ब्रिटिश रूल को दर्शाया गया है एज ए फोर्स ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन, कि प्रगति और सभ्यता की शक्ति अगर कोई है तो वो ब्रिटिश रूल है। यह दिखाने की कोशिश की गई है
कि अगर आपको प्रगति चाहिए, अगर आपको सभ्यता चाहिए, तो ब्रिटिश रूल ही आपको यहां ले जा सकता है, ब्रिटिश रूल में ही वो शक्ति है। ये कहीं दर्शाने की बात की गई है इस पैराग्राफ के द्वारा। द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वाज वन ऑफ डार्कनेस। क्या बोला उसने कि ब्रिटिश रूल के पहले का जो पीरियड था वो तो अंधकार का जीवन था तुम्हारा। तुम तो जो है इतनी सारी अगर हम कहें कुरीतियों में फंसे हुए हो, तुम रिलीजियस इंटॉलरेंस में फंसे हुए हो, जातिवाद में फंसे हुए हो, अंधविश्वास में फंसे हुए हो। तो यानी कि ब्रिटिश, जेम्स मिल ने बोला कि ब्रिटिश रूल से पहले का पीरियड तो सारा अंधकारमय था, इसीलिए उसने नया पीरियड इंट्रोड्यूस किया। क्या पीरियड इंट्रोड्यूस किया कि सबसे पहले हिंदू राजाओं का, अगला मुस्लिम राजाओं का और तीसरा ब्रिटिश का। और यहां पे जब पीरियड आया, इससे पहले का पीरियड मिल ने बताया कि ये तो तुम्हारे लिए अंधकारमय था, ये पीरियड तो तुम्हारा अंधकारमय था। कैन सच ए कंसेप्शन बी एक्सेप्टेड टुडे? क्या इस तरह की धारणा जो जेम्स मिल ने बताई, ये इस चीज को आज हम एक्सेप्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते बताओ? क्योंकि आज हमें पता है कि हमारा जो इतिहास है वो बड़ा गौरवशाली था, अंधकारमय नहीं था। हमारे यहाँ पे वेद लिखे गए, हमारे यहाँ बड़े बड़े मैथमेटिशियन हुए, यहाँ हमारे यहाँ बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए। तो बहुत इतिहास में अगर हम देखें तो साइंस में भी हम बहुत आगे थे, धर्म में भी हम बहुत आगे थे, हर चीज में हम बहुत आगे थे। तो जेम्स मिल के इस आइडिया को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि इस तरीके से, जैसे उसने बताया कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारा जो पीरियड था, हमारी अवधि थी, वो डार्कनेस की थी, अंधकारमय थी। नहीं, हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। चलो, कैन सच ए कंसेप्शन बी एक्सेप्टेड टुडे? क्या इस तरह की धारणा को आज एक्सेप्ट किया जा सकता है? हमने बोला नहीं। इन एनी केस, चलो किसी भी अगर हम केस में देखें, कैन वी रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम? क्या किसी भी केस में हम अपनी हिस्ट्री को एज हिंदू या फिर एज मुस्लिम हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसा जेम्स मिल ने कर दिया कि ये पीरियड तो सिर्फ हिंदू का था और ये पीरियड सिर्फ मुस्लिम का है? क्या हम कभी ऐसा कर सकते हैं? देख लेते हैं आगे। डिड नॉट अ वैरायटी ऑफ फेथ एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन दिस पीरियड? क्या आपको नहीं लगता जब यहां पे हिंदू थे तब यहां पे और भी बहुत सारे धर्म रहते थे, बुद्ध रहते थे, जैन रहते थे, या और भी बहुत सारे धर्मों का यहां पे विकास हो चुका था? क्या आपको नहीं लगता जब इसने मुस्लिम पीरियड बोला कि यह मुस्लिम पीरियड था, यहां पर हिंदू भी थे, यहां जैन भी थे, यहां बुद्ध भी थे, यहां और भी धर्म थे? तो जिस टाइम पे मुस्लिम थे, क्या यहां पे बाकी धर्म नहीं थे? सब एक साथ रहते थे तब भी। तो सिर्फ मुस्लिम पीरियड कह देना, क्या ये सही होगा? वाई शुड वी कैरेक्टराइज एन एज ओनली थ्रू रिलीजन ऑफ रूलर्स ऑफ दैट टाइम? तो इसका हमारा क्वेश्चन ये है कि किसी भी पीरियड को हम सिर्फ वहां पे जो शासक होते थे उसके नाम से क्यों जाने? हम क्यों जाने कि इस टाइम पे सिर्फ हिंदू शासक होते थे? हम क्यों बोले कि ये पीरियड हिंदू का था क्योंकि यहां पे हिंदू शासक थे? हम क्यों बोले कि ये पीरियड मुस्लिम्स का है क्योंकि यहां पे सिर्फ मुस्लिम शासक हैं? क्या बाकी लोग नहीं रहते? To do so is to suggest that the lives and practices of others do not really matter. यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर हमने इसको हिंदू पीरियड बोला है, इसको मुस्लिम पीरियड बोला है, तो इसके अलावा जितने लोग हैं उनकी लाइफ तो मैटर करती ही नहीं है। तो जेम्स मिल ने जो हिंदू में डिवाइड किया, मुस्लिम में डिवाइड किया, क्या किया? कहीं ना कहीं बाकी लोगों को इग्नोर किया कि यहाँ पे बाकी लोगों की लाइफ तो कोई मैटर करती ही नहीं है कि इनका भी हिस्ट्री में कोई हिस्सा होगा। तो कहीं ना कहीं उसने बहुत सारी चीजों को इग्नोर कर दिया और यहां की हिस्ट्री को डिवाइड किया हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश में, बाकी चीजों को इग्नोर करने के बाद। वी शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट इवन रूलर्स इन एंशिएंट इंडिया डिड नॉट शेयर द सेम फेथ। अगर हम देखें तो जब ये हिंदू पीरियड की बात कर रहे हैं, यानी एंशिएंट पीरियड की बात कर रहे हैं, तो यहां पे भी एंशिएंट पीरियड में भी जितने रूलर आए उन सब का एक धर्म नहीं था। तो हम कैसे कह सकते हैं कि उस टाइम पे सिर्फ हिंदू पीरियड था? ना तो सारे हिंदू शासक थे उस टाइम पे, बहुत सारे अलग अलग धर्मों के यहाँ पे शासक बने। तो हम कैसे कह सकते हैं उस पीरियड को सिर्फ हिंदू? ठीक है, तो हम इस हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश को जो उन्होंने किया, हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमने इसको जानने की कोशिश की और समझने की कोशिश की कि किस तरीके से हमारी हिस्ट्री को डिवाइड करने की कोशिश की जेम्स मिल ने, और किस तरीके से हमने उसको समझा कि पीरियडाइजेशन करने के अलग अलग तरीके होते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन उसको लिखने वाला है,
कौन उस पीरियड को डिफाइन कर रहा है, ये उसके परसेप्शन पे डिपेंड करेगा। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल से भी समझाया कि अगर मैं किसी को गुड बॉय बताना चाहता हूं तो मैं सिर्फ उसकी अच्छाइयां बताऊंगा। तो ऐसे ही जैसे जेम्स मिल ने हमारी हिस्ट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। तो पहले पीरियड में उसने सिर्फ हिंदू शासक दिखाए कि यहाँ पे सिर्फ हिंदू शासक थे, उन्हीं का ही राज चलता था, उन्हीं की ही मर्जी चलती थी, उनके उसके हिसाब से तो वहां को और कोई रहता ही नहीं था, और किसी धर्म का कोई रहता ही नहीं था। दूसरा पीरियड उसने बोला है मुस्लिम का राज था, कि इसको हमने मुस्लिम पीरियड बोला। तो क्या सारे मुस्लिम थे और कोई धर्म का वहां रहता नहीं था? रहते थे, लेकिन इग्नोर किया गया। और तीसरे पीरियड ब्रिटिश को बोला कि ब्रिटिशर्स यहां पे आए हैं और अंधकार को मिटाया है, इसीलिए ब्रिटिशर्स बड़े महान हैं। क्या ऐसा था? इतिहास हमारा अंधकारमय था? नहीं था। ये डिपेंड करता है कि कौन लिख रहा है, उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कि हम हिस्ट्री को किस हिसाब से डिवाइड करते हैं। तो हमने इस चीज को देखा, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश में तो हम बिल्कुल नहीं करते हैं। अब आगे की कहानी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहां तक हम आज की क्लास को खत्म करते हैं, और इस चीज को थोड़ा सा हम धीरे से समझ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी कहानियां हैं जिसमें हमें समझनी है, बहुत सारा इसमें सोचना पड़ता है कि हम इस चीज को समझे कैसे। ठीक है, तो इसीलिए मैं अलग अलग एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको ये चीजें बड़ी आसानी से समझ में आ जाए कि हिस्ट्री लिखने वाले पे डिपेंड करती है कि हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री समझने वाले पे डिपेंड करती है कि हिस्ट्री क्या है। आप जिस तरीके से हिस्ट्री को देखेंगे, हिस्ट्री वैसी हो जाएगी, क्योंकि हिस्ट्री का अपना कोई रूप नहीं है, हिस्ट्री को रूप हम देते हैं। जैसा हम सोचते हैं कि हिस्ट्री ऐसी होगी, हिस्ट्री वैसी हो जाती है। ठीक है, तो हमें उसे सही तरीके से हर एंगल से चेक करके देखना पड़ेगा। इसीलिए स्टोरीज, छोटी छोटी स्टोरीज के साथ, छोटे छोटे एग्जांपल्स के साथ हम इसको समझते चलेंगे। आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे और इससे आगे की बातें करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।